मैं बच्चों से भीख मंगवाता। गूंगी बच्ची भीख में बहुत सारे पैसे लाई। जब मुझे पता चला उसे इतने सारे पैसे कौन देता, जानकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम रमेश है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप किया था कि मैं मासूम और कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाता था। मुझे पता था मैं बहुत गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और काम नहीं था। इस काम में मेरी अच्छी भली कमाई हो जाती थी, काली कमाई हो जाती थी। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था। मुझे एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर खड़ी हुई मिली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं लगातार रोजाना एक हफ्ते से उस लड़की को वहाँ उस सड़क पर खड़े हुए देखता था। आज भी मैं उस लड़की को ही देख रहा था। वो एक छोटी सी लड़की थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे काम में उसका कोई ना कोई काम निकल ही आता। इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम यहाँ रोज़ क्यों खड़ी होती हो। वो बच्ची कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तब भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है। लेकिन फिर भी वो लड़की कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ चुप ही खड़ी रही। शायद वो गूंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम इस दुनिया में अकेली हो, तो उसने हाँ का इशारा करते हुए अपना सिर हिला दिया। शायद इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों की ही तलाश होती थी। मैं उसे अपने घर लेकर आया और उसे रात का खाना खिलाया। उसके बाद वो सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैंने उससे कहा कि जल्दी उठो और अपने काम पर लगो। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही है, जैसे देख तो मेरी तरफ ही रही है, लेकिन सोच कुछ और रही है। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से मुझे पक्का अंदाज़ा हो गया था कि वो बोल नहीं सकती, मगर मुझे उस पर कोई रहम नहीं आया। मैं भी तो उसको यहाँ बैठाकर नहीं पाल सकता था। मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए लेकर आया हूँ, या मुझे कोई बच्चों को पालने का शौक़ है। मामूली सी बात है, अगर यहाँ खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और यहाँ रहने की जगह भी मिलेगी, साथ में खाना भी मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसी तरह की शक्ल बनाकर बाहर जाना जिस तरह से मुझे देख रही हो। उसकी आंखों में हैरानी और चेहरे पर दुख था। मैंने बाकी के बच्चों को भी जगाया और कहने लगा कि सारे बच्चे उठो और काम पर लगो। दरअसल मैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया करता था। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था। उन लोगों को भी खाना खिलाता था, कपड़े भी लाकर देता था और त्योहारों पर घुमाने भी ले जाता था। वैसे भी अनाथ बच्चे थे जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने उन बच्चों को कहीं से अगवा नहीं किया था। ये बच्चे मुझे इसी तरह मिले थे जैसे आज ये लड़की मुझे मिली है, जिसका नाम मीनू था। कहते हैं कि इस धंधे में बच्चों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन आजकल की आवाम तो इतनी गरीब हो गई है कि बच्चों को भी भीख नहीं देती। ये बच्चे अच्छी कमाई करके नहीं ला रहे थे। मैंने बच्चों को रखने के लिए एक घर लिया हुआ था और इतने सारे बच्चों का खाना बनाना भी कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि वो अपनी मर्जी से खाना नहीं खाते थे। जितना खाना मैं उनको देता था उतना ही चुपचाप खा लेते थे, लेकिन फिर भी खाना बनाना तो मुझे ही पड़ता था। मेरे खर्चे ज़्यादा थे और आमदनी बहुत ही कम थी। मैं काफ़ी परेशान था कि क्या होगा और किस तरह से होगा। ऐसा लगता था कि यह धंधा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं उन बच्चों को कहाँ लेकर जाता। क्या मैं उनको बेच देता? लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था। मेरे सीने में भी दिल था। मेरे कोई बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों को अपने बच्चे समझता था। अगर ऐसा होता तो उनसे इतना घटिया काम कभी नहीं करवाता। लेकिन जैसा भी था, बस यही मेरा कारोबार था और एक इंसान के लिए उसका कारोबार ही सब कुछ होता है। मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन कोई भी औरत किसी खाली इंसान से शादी नहीं कर सकती। आजकल की औरतों के भी बहुत खर्चे हैं। मैं काफ़ी परेशान बैठा था। बच्चे शाम को अपनी कमाई लाकर एक डिब्बे में डाल रहे थे। मुझे बार बार सिक्के गिरने की आवाज़ आ रही थी।
मैं सोचता था आजकल सिक्कों से क्या होता है, किसी को भी नोट नहीं मिले थे। जब वो मीनू नाम की लड़की आगे बढ़ी और उसने अपना कटोरा डब्बे में उल्टा किया तो सिक्कों की भी आवाज़ नहीं आई। मैं दूर बैठा था और मैंने अपना सर पकड़ा हुआ था कि ये क्या हो गया। ये लड़की तो बिल्कुल ही खाली हाथ आई है, ये तो मेरा बहुत ही नुकसान करवा देगी। मैं उसके पास गया और जाकर कहने लगा, तू तो बिल्कुल ही निकम्मी निकली। तेरी शक्ल तो इतनी मासूम है कि हर कोई तुझे पैसे देने को तैयार हो जाए। कैसी भोली सी सूरत बनाई हुई है तूने, 1 रुपया भी नहीं लेकर आई। शर्म आनी चाहिए तुझे। बाकी बच्चों को देख, अगर तूने इसी तरह काम किया तो मैं तेरा खाना पीना सब कुछ बंद कर दूंगा। फिर पड़ी रहना एक तरफ को भूखी प्यासी। मैं बाकी बच्चों को भी इसी तरह से धमकी दिया करता था ताकि वह मेरी धमकियों में आकर डर जाए। जब मेरे पास ही खड़े एक बच्चे ने कहा, साहब जी आप इसे क्यों डांट रहे हैं, एक बार आप इसका डिब्बा तो देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आई है। मैं उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गया और फ़ौरन ही आगे बढ़कर उसके डिब्बे की तरफ देखने लगा तो उसके अंदर नोट ही नोट भरे पड़े थे जो मीनू के डिब्बे से डाले गए थे। मैंने उसको हैरान होकर देखा और उससे कहा कि तू तो बड़ा अच्छा काम करके आई है। ये सब देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। खुशी की वजह से मैंने उसके सिर पर हाथ भी रखा, लेकिन वह मुझे देखकर मुस्कुराई तक नहीं। उसकी आंखों में अजीब तरीके की उदासी थी, वो बिल्कुल भी बोलती नहीं थी। ऐसा लगता था कि वो कुछ कहना चाहती है। वैसे तो वो थोड़ी बहुत इशारों इशारों में बातें कर लिया करती थी और बस फटी फटी आंखों से सबको देखती रहती थी। उसके गूंगेपन की वजह और उसकी मासूमियत देखकर ही तो मैं उसको अपने धंधे में लाना चाहता था। मैं सोचता था कि ऐसी रोनी सूरत को तो हर कोई पैसे दे देगा और शायद मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। मैंने बाकी के बच्चों को कहा कि ये भी तो वहीं पर गई थी जहाँ पर तुम लोग जाते हो। फिर ये इतने सारे पैसे कमाकर लेकर कैसे आए और तुम लोग सिर्फ सिक्के उठाकर आ गए। सारे के सारे बच्चे सर झुकाकर खड़े हो गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मीनू मेरे पास रोज़ ढेर सारे पैसे लेकर आती थी और मैं बाकी सब बच्चों को डांटता था कि वो इतने सारे पैसे लेकर आती है तो तुम लोगों को कोई पैसे क्यों नहीं देता। जिस सड़क पर सारे बच्चे जाते थे वो एक ही तो सड़क थी, वो मेन सड़क थी जहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ और भीड़ भाड़ गुजरती थी। उस रूट को माल रोड भी कहा जाता था। उस रोड पर ज़्यादातर अमीर लोग गुजरा करते थे, इसलिए ज़्यादा पैसे दिया करते थे। तब मुझे एक बच्चे ने कहा कि ये तो कहीं पर भी भीख नहीं मांगती हैं, ये तो हमारे साथ जाती हैं और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। हमें नहीं पता होता कि यह कहाँ जाती हैं और जब हमारे वापस आने का वक्त हो जाता है तो ये अचानक से ही वापस आ जाती हैं और इसके पास ढेर सारे पैसे भी होते हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो भीख नहीं मांगती तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती हैं? क्या अपने घर वालों के पास जाती है, उनसे लेकर आती हैं? लेकिन जाहिर है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर जिस हालत में मुझे वो मिली थी उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि वो अनाथ है। और जब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तब भी उसने मुझे इशारे से मना करते हुए ही बताया था कि उसका कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली है। मुझे उस बच्चे की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है, शायद ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मीनू जितने पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन बात तो वाकई अजीब थी, वो बाकी बच्चों से ज़्यादा पैसे लेकर आती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ जाती हो, तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि जहाँ पर बाकी सब बच्चे जाते हैं तुम भी वहीं पर जाती हो ना, या फिर कहीं और जाती हो। उसने बस इस बात के जवाब में नहीं में सिर हिलाते हुए कहा। इसका मतलब था कि वो भी वहीं जाती थी जहाँ बाकी सारे बच्चे जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था ये बच्ची बोल ही नहीं पाती है, शायद इसलिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर मैंने उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। वो सुन तो सकती थी और इशारों में बातें भी कर सकती थी। इसका मतलब है कि वो गूंगी है, लेकिन दूसरों को इशारे से अपनी बातें समझा सकती है। उसको आए हुए 1 हफ्ता होने वाला था और वो सबसे ज़्यादा पैसे लेकर आ रही थी। इतने पैसे तो आजकल कोई भी बच्चा लेकर नहीं आता था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और सोचने लगा कि इसका पीछा करना चाहिए।
पता तो चले कि ये आखिर करती क्या है। मेरे दिमाग में काफ़ी सारी बातें आ रही थी, ऐसी ऐसी बातें भी आ रही थी जो शायद मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। हमारी दुनिया तो ऐसी ही है और मैंने इससे ज़्यादा बुरी कहानियाँ सुनी और देखी भी थी, इसलिए मैं सोच रहा था और दूसरे तरीके से ही सोच रहा था। मैं अगले दिन ही उसके पीछे जाने की प्लानिंग बना रहा था और जब मैंने उसके पीछे जाने की कोशिश की तो अचानक से सामने मकान मालिक ने आकर मुझे रोक लिया और उसने कहा कि तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। एक तो तुम इस तरह का काम करते हो, ऊपर से किराए में भी देरी कर देते हो। अगर मैंने पुलिस को बता दिया कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर सोच लो कि तुम्हारी क्या हालत होगी। ये बात सच है कि तुमने इन बच्चों को अगवा नहीं किया, लेकिन अगर पुलिस को बता दिया जाए कि तुम बच्चों को अगवा करते हो तो पता नहीं कितने साल तुम्हें जेल की चक्की पीसते पीसते हो जाए। और वैसे भी पुलिस को कौन यकीन दिलाएगा कि तुम बच्चों को अगवा नहीं करते। पुलिस तो तुम्हारे ऊपर बच्चे अगवा करने का ही केस डालेगी। मैं हैरान था कि आजकल हर इंसान अपनी जगह पर शैतान बना हुआ है। अब मैं उस मकान मालिक से क्या कह सकता था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसको सारे दे दिए और कहा कि बाकी के पैसे भी दे दूंगा, लेकिन दोबारा इस तरह की धमकी मत देना। जब उसके हाथ में पैसे थमाए तो उसका तो अंदाज ही बदल गया। उसने कहा कि रमेश भैया फिक्र मत करो, ऐसी कौन सी बात है, घर वाली ही तो बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए वह चला गया। मैं मीनू के पीछे जाना चाह रहा था लेकिन जा नहीं पाया और रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गया। जब उसने अपने डिब्बे को उल्टा किया तो उसके अंदर 500 के काफ़ी सारे नोट थे। मैं तो हैरान रह गया। हैरानी इस बात की थी कि किसी भी बच्चे को इतने पैसे नहीं मिले थे जितने मीनू लेकर आई थी। ये बच्ची गूंगी थी। मुझे लगता था कि शायद भीख देने वाले लोग भी अंधे हो गए। मैंने उससे कहा कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले और किसने दिए। वो चुपचाप खड़ी हुई मेरी बातें सुनती रही। मैंने दोबारा उससे पूछा कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए, कौन देता है तुम्हें इतने सारे पैसे। मैंने उसके हाथ में वो सारे पैसे रखे और कहा कि क्या तुम्हें पता है ये पैसे तुम्हें किसने दिए। उसने इशारे से गर्दन हिलाते हुए कहा नहीं, कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये पैसे उसे कैसे मिले। वो डरी सहमी हुई वहीं खड़ी रही और उसने वो सारे पैसे वापस ही डिब्बे में डाल दिए। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या करती हो और कहाँ जाती हो। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे देते हैं तो बाकी बच्चों को भी वहाँ पर लेकर जाओ। मैंने अपनी तसल्ली के लिए फिर उससे दोबारा पूछा कि तुम कहाँ जाती हो, जहाँ ये बच्चे जाते हैं वहीं जाती हो ना। उसने इशारे से सर हिलाते हुए कहा हाँ। उसका मतलब था कि वो उन्हीं बच्चों के साथ जाती है। लेकिन जिस बच्चे ने मुझे उसकी खबर बताई थी वो तो अभी भी ना में सिर हिला रहा था। मैंने उस बच्चे को अकेले में ले जाकर पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये झूठ बोल रही है, ये कहीं और जाती है, वहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आती है और हमें नहीं पता कि यह कहाँ जाती है। मुझे भी यही लगता था कि मीनू झूठ बोल रही है। अब इसका एक ही तरीका था कि इसका पीछा किया जाए और अभी तो मैं इस बात पर खुश था कि मीनू ने 500 के नोट के अलावा आज टोटल 25,000 रुपये कमाए थे। जो पैसे मैंने मकान मालिक को दिए थे, यूँ समझो कि वो भी मेरे पास आ गए थे और कुछ पैसे बच भी गए थे। ये लड़की तो बड़े काम की थी, जो भी कर रही थी पर बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर लेकर आ रही थी। लेकिन मुझे उसके बारे में जानना भी ज़रूरी था ताकि मुझे पता तो हो कि ये कौन सा काम कर रही है। अगले दिन मैंने उसका पीछा करने का इरादा कर लिया। वो सारे बच्चों के साथ ही निकली थी लेकिन अचानक से गायब हो गई थी। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मैंने उसको पता नहीं लगने दिया कि मैं भी उसके पीछे हूँ। वो बस चलते ही जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे सारे रास्ते याद हों और वो इतनी छोटी सी बच्ची बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं जा रही थी। वहाँ से वो एक खुले हुए इलाके में चली गई जहाँ आसपास 2-3 घर थे। कुछ घरों की बैक साइड थी और कुछ घरों के मेन दरवाजे भी थे। यहाँ पर एक पेड़ भी लगा हुआ था। ये एक छोटा सा पार्क था लेकिन इस जगह पर कोई आता जाता नहीं था क्योंकि यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब थे।
वो जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने ऐसे ऐसे करतब दिखाने शुरू कर दिए कि थोड़ी देर बाद ही लोग उसको पैसे देने लगे। मैं वहाँ खड़ा हुआ दूर से ही सब कुछ देख रहा था। लोग खुद ही उसकी तरफ आ रहे थे और उसको पैसे दे रहे थे। वो आखिर क्या कर रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी नाचती, कभी कोई करतब दिखाती। वो क्या कर रही थी ये सब मेरी समझ से बाहर था, लेकिन लोग फिर भी खुश होकर उसे पैसे दे देकर जा रहे थे। इतनी मासूमियत से वो ये सब कुछ कर रही थी कि लोग उस पर फिदा होकर उसे पैसे देकर जा रहे थे। शायद जो हुनर उसके अंदर था वो बाकी बच्चों के अंदर नहीं था, इसलिए वह और बच्चों से ज़्यादा पैसे कमाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा नाच नाच रही थी और कौन से करतब दिखा रही है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था और उसको ध्यान से देख रहा था ताकि मैं भी उससे ये सारी चीज़ें सीख जाऊं। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखें बंद करके जो उसके दिल में आ रहा था किए जा रही थी। उसके ये कारनामे देखकर जो भी वहाँ पर आ रहा था खुशी से खिलखिला उठा और सभी उस पर मेहरबान होने के लिए तैयार हो जाते। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी। लोग आते और उसके डिब्बे में ढेर सारे पैसे डालकर चले जाते। फिलहाल ये लड़की जो कुछ भी कर रही थी, मैंने सोचा कि ये सब मैं भी करता हूँ और बाकी के बच्चों को भी यही सिखाऊंगा ताकि वो भी इसी तरह ढेर सारे पैसे लाने लगे। उसके बाद वो थक गई तो थोड़ी देर बाद उसने अपने डिब्बे को सीने से लगाया और उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो गई। अब मुझे पता चला कि ये क्या कर रही थी। जाहिर है जब उसके सारे पैसे बन गए थे तो उसे और ज़्यादा काम करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि बाकी बच्चे तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम किया करते थे। लेकिन इसका काम तो पूरा हो गया, तो इसलिए ये महारानी यहाँ पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगी। मैंने अपने दिमाग में सारी बात बैठा ली थी कि उसने क्या क्या किया, क्योंकि यही सब मुझे भी आजमाना था। बस जब मैं ये सब कुछ खुद करने जाऊं तो मुझे सारी बातें याद रहे कि आखिर उसने यहाँ इस पेड़ के पास क्या क्या किया था, जिसकी वजह से भीड़ उससे इम्प्रेस हो गई थी। मैंने जब ये धंधा शुरू किया था मैं कहीं आता जाता भी नहीं था, क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाता कि उन सब के पीछे मैं हूँ तो कोई ना कोई मुझे पुलिस के हवाले करवा ही देता। अभी भी इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो, छोटे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवा कर उनकी कमाई खाते हो। हाँ ठीक है, करता था मैं बुरे काम, लेकिन मैं और क्या करता। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गया था। कमाई का कोई जरिया नहीं था मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं सका, क्योंकि जब मेरे पेपर्स हो रहे थे तो मैंने अपने टीचर्स को ही उसकी गलती बताई। मेरी टीचर नकल मारने पर एक बच्चे को बुरी तरह मार रही थी। मैंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, आप उस बच्चे को जानवरों की तरह मार रहे हैं, ये गलत बात है और बच्चों से गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे इस तरह जानवरों की तरह पीटे। लेकिन वो टीचर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, उसने मुझे फेल कर दिया। मैंने दोबारा से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस टीचर ने मुझे फिर से फेल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरा कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं था जो मुझे अपने पास रख लेता। मैं बचपन से ही अकेला हो गया था, किसी ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया। कभी मैं भी बच्चों को देखकर कहा करता था कि इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो, पता नहीं इसके पीछे कौन है जो इनसे भीख मंगवाता है। और आज मैं भी उनके पीछे खड़ा हुआ एक बुरा आदमी था, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मुझे भी तो जिंदा रहना था, वरना मैं भूखा मर जाता। मुझे शादी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन मैं चाहता था अपना घर बना लूँ, थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ ताकि अपनी बीवी को खुश रख सकूँ, क्योंकि ये बात तो कोई भी जानता है कि औरत को खुश रखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और आजकल की लड़कियों को तो पैसों की ही ज़रूरत होती है। वो कहती हैं कि हमारे सारे काम पूरे हों, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हमें वक्त पर दी जाएं, कपड़े जूते वगैरह। अगर आप उनको ज़रूरत की चीज़ें नहीं देते तो उनका घर नर्क बन जाता है। औरतों के साथ खुश तो तभी रहा जा सकता है जब हम भी औरत को खुश रखें, और इन सब के लिए
मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने कुछ पैसे जमा भी कर रखे थे। मेरा एक और दोस्त भी था, वो भी इसी काम से जुड़ा हुआ था जो काम मैं करता था। उसने कहा कि जब तुम्हें इन बच्चों की ज़रूरत नहीं हो और तुम कोई और काम करना चाहो तो ये बच्चे मुझे दे देना। उसके पास मेरे से भी ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन वो बड़ा ही जालिम था। उन बच्चों पर बहुत जुल्म करता था, उन पर हाथ भी उठाता था, उनको ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं देता था और उसने घर में काफ़ी पाबंदियाँ लगा रखी थी। वो तो रात में भी उनसे काम करवाया करता था। मैंने भी सोचा था कि मैं कोई और काम शुरू कर दूंगा और ये बच्चे उसको दे दूंगा। मुझे बच्चों के बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। ये सब तो मेरे फ्यूचर के प्लान थे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में उसी बच्ची के कारनामे ही घूम रहे थे। मैंने वो सब कुछ जो उसने किया अपने दिमाग में बैठा रखा था। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि ये कौन से करतब कर रही है, लेकिन इंटरनेट ने भी उसके करतब को नहीं पकड़ा और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सारी रात बस यही सोचता रहा। फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसके ऐसा करने पर लोग उसको ढेर सारे पैसे दे जाते हैं तो फिर मुझे खुद भी ये काम करना होगा। मैंने अगले दिन फिर से उसका पीछा किया। इस बार मैंने लोगों पर नज़र रखी हुई थी। जो लोग उसे पैसे देकर जा रहे थे उनकी शक्ल ऐसी लग रही थी कि वो ये काम बहुत ही खुश होकर कर रहे हैं। उनको उसे पैसे देने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। लोग तो उसे हजारों रुपए दे देकर जा रहे थे, वरना किसी फकीर को कोई 100 या 50 रुपए से ज़्यादा देकर नहीं जाता। आजकल चलो कोई 200 दे देता है, लेकिन यहाँ तो बात हजारों तक पहुँच चुकी थी। इसलिए सोचने की बात तो थी ही। मैंने 3-4 दिन मीनू का पीछा किया और 3-4 दिन तक मैंने देखा तो ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं घर से इतनी बार नहीं निकलता था, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ा क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिर चल क्या रहा है। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी। ये बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और बाकी बच्चे जाने लगे, लेकिन वो भी मेरे मना करने पर उन बच्चों के पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उसको जाते हुए रोक लिया कि मैंने तुमसे मना किया था ना, आज तुम काम पर नहीं जाओगी तो फिर इन बच्चों के पीछे क्यों जा रही हो। शायद वो उन बच्चों के पीछे जाना चाहती थी। मैंने कहा आज तुम आराम करो, अपने घर में ही बैठो। बाकी सारे बच्चे जा चुके थे। वो बड़ी बेचैन थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो भी उनके पीछे चली जाए। काफ़ी देर तक तो वो दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने उससे कहा अभी तक तुम अंदर नहीं गई हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, बस तुम घर के काम करना, घर को साफ रखना। खाना तो वैसे भी नौकरानी बनाती है, तुम बस आराम करना। मैंने खाना बनाने के लिए एक औरत भी रखी हुई थी जो खाना बनाती थी, क्योंकि बच्चों से खाना नहीं बनता था। मेरे पास ज़्यादातर कम उम्र के बच्चे ही थे। वो मुझे फिर से हैरानी से देखने लगी और दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। उसका मतलब था कि क्या वो चली जाए। मैंने उसे गुस्से से देखा और खूब डांट लगाई कि तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हें नहीं पता यहाँ पर किसकी हुकूमत चलती है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई एक कदम भी घर के अंदर नहीं रख सकता और ना ही घर के बाहर। जैसा मैं चाहूँ यहाँ वैसा ही होता है, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप अंदर चली जाओ। मैंने कह दिया ना कि तुम आज काम पर नहीं जाओगी। वो मेरी बातों से काफ़ी डर गई थी। मैंने उसके हाथ से उसका डब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन वो अपना डब्बा मुझे नहीं दे रही थी। मैंने उस पर फिर डांट लगाई, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। आज खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। इस बात के बाद ही वो बहुत डर गई और उसने अपना डब्बा मुझे दे दिया और फिर मैं घर से बाहर आ गया। जहाँ पर वो जाया करती थी वहाँ जाने लगा। मैं रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि वो मुझे अपना डब्बा नहीं दे रही थी और उसका मन भी बहुत था कि वो आज भी काम पर जाए। देखने में तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन उसके अंदर अकल ज़रूर से ज़्यादा है। वैसे भी वो जो काम करती थी उसके पीछे अकल का ही काम था, वरना बाकी बच्चे तो इस तरह का कुछ भी नहीं किया करते थे। मैंने फिर से वो सब याद करने की कोशिश की जो वो किया करती थी, ताकि मैं वहाँ जाकर भूल ना जाऊँ। मैं भी उसी जगह जा रहा था जहाँ पर मीनू जाकर बैठा करती थी। आज मैं भी ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा
और अमीर बन जाऊंगा। इन पैसों से मेरे काफ़ी सारे काम हल हो जाएंगे। मैं उस जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ पर मीनू बैठी थी। पेड़ के नीचे पहले तो आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं अचानक ही खड़ा हो गया और मैंने वो काम करना शुरू कर दिया जो मीनू किया करती थी। मुझे अपने चेहरे पर थोड़ी मासूमियत भी लानी थी, क्योंकि मीनू अपने चेहरे पर बहुत मासूमियत रखती है। अब मैं अपना काम शुरू करने जा रहा था। मैंने इसी तरह अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए, जिस तरह मीनू हिलाया करती थी, और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तो ऐसे ही नाच रहा था जैसे मीनू नाचा करती थी। मैंने अपना डिब्बा ज़मीन पर रख दिया था ताकि लोग आए और उसमें पैसे डालकर चले जाएं, और मैं लगातार अपने काम में खो गया था। अचानक ही मुझे अपने आसपास कुछ हलचल नज़र आई, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि मीनू भी अपनी आंखें नहीं खोलती थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे डिब्बे में लोग पैसे डालने लगे हैं। मैं मन ही मन खुश हो रहा था और मैं समझ गया कि लोग पैसे डालने लग गए हैं। मेरे दिल में बस यही था कि मैं भी यहाँ रोज़ ऐसे ही आया करूँगा और खूब सारे पैसे लेकर चला जाया करूँगा, ताकि मेरे पास खूब सारे पैसे जमा हो जाएं और बाकी सारे बच्चों को भी यही काम सिखाऊंगा। वो भी यह काम करेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और यही सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं, लेकिन पैसे डालकर तो उनको वहाँ से वापस चले जाना चाहिए था। वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? फिर मैं रुक गया। जैसे ही मैंने आंखें खोली, उन्होंने मुझे दबोच लिया। वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें पकड़ा है। आज तो तुम अपने बिल से बाहर निकल कर आए हो, वरना तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। और आज तो तुम हो भी अकेले। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई साथी भी नहीं है। चलो अब हमारे साथ। मैं बुरी तरह घबरा गया और वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पर जाकर मुझे ऐसी बात के बारे में पता चला कि मैं हैरान रह गया। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। दरअसल ये मीनू उन्हीं की छोड़ी हुई जासूस थी। वो गूंगी बिल्कुल भी नहीं थी। वो सब कुछ बोल सकती थी। वो तो मुझे पकड़वाने के लिए उन्होंने ये दाना डाला था और वो खुद ही उसे पैसे दिया करते थे। जो भी लोग मीनू को रोज़ पैसे दिया करते थे, वो सब लोग पुलिस के साथ मिले हुए थे। मुझे पकड़ने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था। उन्होंने मेरी शिकायत लगा दी कि मैं बच्चों से ये सब काम करवा रहा हूँ, और ये बच्ची मुझे घेरने के लिए भेजी गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलता था, और अगर निकलता भी था तो इस तरह से कोई मुझे पहचान नहीं पाता था। लेकिन इस सब में मैं लालच में आ गया था और अपने घर से बाहर निकल आया, और वो भी अकेला। और मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं उस जगह पर बैठ गया जहाँ पर वो लोग मुझे बैठाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे और पुलिस स्टेशन की बैक साइड भी थी। लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था। मेरी आंखों के आगे जो लालच की पट्टी बंध गई थी, इसलिए मैं बुरी तरह से फंस चुका था। वो लड़की गूंगी नहीं थी, वो सब कुछ बोल सकती थी। मुझे उस टाइम समझ जाना चाहिए था, जब वो इतनी दूर यहाँ अकेली ही आ जाया करती थी। वो लड़की बहुत चालाक थी, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से मैं कभी उसकी चालाकी का अंदाज़ा नहीं लगा पाया। मैंने सोचा था कि शायद वो यहाँ रोज़ आती जाती है, इसलिए उसको रास्ता याद हो गया होगा। लेकिन अब वो लड़की मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। पुलिस ने सारे बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिया और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैंने झूठ बोला था कि वो बच्चे मुझे सड़कों पर मिले थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस मुझे 1-2 बच्चे ही सड़क पर मिले थे। बाकी सारे बच्चे मैंने अगवा किए थे और कुछ बच्चे मैंने इधर उधर से खरीदे थे। मैं बुरा इंसान था और मेरे साथ बुरा ही हुआ। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई और बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अब मेरे साथ क्या होने वाला था ये तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला तो नहीं था। मेरे साथ इन कामों में जितने भी लोग शामिल थे, जितने भी मेरे दोस्त थे, उन सभी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके पास से भी बच्चे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिए। पता चला कि वो लड़की जो कारनामे करती थी, असल में वो तो कुछ भी नहीं थे। वो लड़की उल्टा सीधा डांस किया करती थी,
जिसकी वजह से मैं सोचता था कि लोग इसको इम्प्रेस होकर पैसे दे जाते हैं। लेकिन असल बात तो ये थी कि वो लड़की कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब एक प्लान का हिस्सा था। ये सब कुछ मुझे बेवकूफ़ और पागल बनाने के लिए किया गया था, ताकि मैं उन लोगों की पकड़ में आ सकूं, और मैं लालच में आकर उनकी इस चाल में फंस गया था। ये पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की ही बेटी है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। इस पुलिस वाले ने अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाया था कि बचपन में ही उसे ऐसा काम करने के लिए भेज दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी की जान को खतरा भी हो सकता है। वो पुलिस वाला खुद भी एक बहादुर इंसान था, लेकिन आज उसकी लड़की की वजह से तो इतने सारे बच्चे अपने माँ बाप से मिल गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने जेल में काफ़ी वक्त गुजारा। फिर मैंने माफ़ी की अपील की और कहा कि मैं दोबारा ये काम कभी नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी के कुछ साल तो बर्बाद हो गए, लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने इस तरह के काम करने से तौबा कर ली। आज मेरा एक छोटा सा कारोबार है और मेरी बीवी भी है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही है। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन दिल कहता है कि शायद ईश्वर मुझे औलाद का सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग किया था। उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी और मेरे यहाँ कभी भी अपनी औलाद पैदा नहीं होगी। मैं दिन रात ईश्वर से बस यही प्रार्थना किया करता था। मैं चाहता था कि मुझे भी अपनी औलाद का सुख जीते जी मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि हम चुपचाप पाप कर लेंगे और हमें सज़ा भी नहीं मिलेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सज़ा अगले जन्म में मिलेगी, तो वहीं जाकर देखा जाएगा, लेकिन यह नहीं समझते कि कुछ गुनाहों की सज़ा हमें इसी दुनिया में मिलती है और बहुत ही बुरी मिलती है। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है। मैं अब एक बहुत अच्छा और एक ईमानदार इंसान बन गया हूँ और नफ़रत करने लगा हूँ उन लोगों से जो बेचारे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवाते हैं। कभी रास्ते में चलते हुए मुझे कोई बच्चा दिख जाता है जो भीख मांग रहा होता है, मुझे उन पर बहुत तरस आता है। मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि उनको अपने घर रख सकूँ, लेकिन मैं उनको बड़े प्यार से एक अनाथ आश्रम में छोड़ आता हूँ और वहाँ पर उनके लिए कभी कभार खाना या फिर छोटे मोटे तोहफे लेकर जाता हूँ। मैंने अपने गुनाहों की दिल से माफ़ी मांग ली है। बच्चे तो ईश्वर की देन होते हैं। बच्चों की असल ज़िंदगी तो उनका बचपन है, जो कि वो जी भर कर जी लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। बड़े होने के बाद तो वही बच्चे अपनी जिम्मेदारी संभालने लगते हैं। फिर कहाँ वो बच्चे रहते हैं, फिर तो वो बड़े हो जाते हैं और हम और आप जैसे बन जाते हैं। बच्चे फूलों की तरह नाजुक होते हैं। आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि इन बच्चों को कभी मुरझाने मत देना। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।